TRE 4 इंग्लिश लिटरेचर का तैयारी चल ही रहा होगा। जैसा कि हम लोग प्रीवियस सेशन में बहुत सारे नंबर ऑफ क्वेश्चंस को डिस्कस किए, ऐसा ऐसा टॉपिक मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग के सामने लाऊं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ STT एग्जाम भी, TRE 4 भी, और भी अनदर एग्जाम जैसे बेट होने वाला है बिहार में, स्पेशली बेट होने वाला है। लेकिन जो टीआरई में जो क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, वो उसके लेवल इतने बढ़ाए जा चुके हैं ना कि आपको अंदर जाकर पढ़ना बहुत ही जरूरी है। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग इस TRE 4 का तैयारी कर रहे हो, बेट का तैयारी कर रहे हो, या फिर बहुत सारे जो है ना इंग्लिश लिटरेचर से रिलेटेड जितने भी एग्जाम है उस सब सारी चीज का आप तैयार कर रहे हो, आप तैयारी कर रहे हो, तो क्वेश्चन ये है कि आप बताओ कि वाई आर यू वर्किंग लाइक दिस, आप क्यों तैयारी कर रहे हो? बिकॉज इट्स अ गवर्नमेंट जॉब, है ना, गवर्नमेंट जॉब। तैयारी करने का मकसद ये है गवर्नमेंट जॉब, यही ना, गवर्नमेंट जॉब। इसके पीछे ही क्यों भागते हो? हाँ, वाई डोंट यू गो फॉर प्राइवेट जॉब? प्राइवेट जॉब भी तो पैसा मिलता है ना, उसमें भी, उसमें तो कभी कहीं कहीं पे अच्छी जगह पर चले गए तो इतने पैसे मिलते हैं जितना गवर्नमेंट जॉब में नहीं मिलते। लेकिन गवर्नमेंट जॉब ही चाहिए, हर एक को गवर्नमेंट जॉब चाहिए बिहार में स्पेशली। क्यों? सोच कर देखो, बिकॉज गवर्नमेंट जॉब गिव्स यू स्टेबिलिटी, स्टेबल तुमको बनाता है, स्टेबल बनाता है ना। आपको पता है कि मेरे पास 50,000 का जो सैलरी है ना, ये आएगा ही आएगा पर मंथ, इससे नीचे नहीं, ऊपर ही जाएगा, नीचे कभी नहीं जाएगा। समझ में आ रहा है? ऊपर ही जाएगा, नीचे कभी नहीं जाएगा। इसलिए आप हमेशा तैयारी करते हो। देखो, मेरा ये पढ़ाने का मकसद यही है कि आप चीजों को समझे, है ना, आप चीजों को समझे। देखो, यही चीज है ना, गवर्नमेंट जॉब को पाने के लिए ही एक राइटर जो है इतना मेहनत किया था, उसका नाम था जॉन डन। जॉन डन, जॉन डन, है ना, इतना बेहतरीन राइटर है ये मेटाफिजिकल का। he इज द राइटर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, मेटाफिजिक्स, मेटाफिजिकल पोएट्री। देखो, इसका इतना अच्छा स्टोरी है, आप सुनोगे तो लगेगा कि क्या राइटर से मुलाकात हो गया। और ये इतना इंपॉर्टेंट राइटर है। 1572 का बर्थ अलॉन्ग विद बेन जॉनसन। बेन जॉनसन भी 1572 में जन्मा था, ये भी 1572 में जन्मा। बेन जॉनसन भी एलिजाबेथन पीरियड का राइटर, ये भी एलिजाबेथन पीरियड का राइटर। पहले एलिजाबेथन पीरियड और मेटाफिजिकल पीरियड में जितने भी राइटर सब सेम ही थे। टीएस इलियट आया और वो स्टार्ट किया और वो बताता है कि मेटाफिजिक्स किस तरीके से अलग हुए। अलॉन्ग विद द राइटर जॉन डन, रिचर्ड करासा, हेनरी वॉग, है ना, अब्राहम काउले, ये सब जितने भी राइटर्स आए, बेहतरीन बेहतरीन राइटर्स आए, ये सब सारे राइटर्स मेटाफिजिकल राइटर्स बोलते हैं, मेटाफिजिकल कॉन्सेप्ट यूज किया करते हैं। समझ में आया? जॉन डन जो राइटर है ना, इसका एक कहानी बताते हैं ना, बहुत ही अच्छा लव स्टोरी, यू कैन से इट्स अ लव स्टोरी। गवर्नमेंट जॉब के चक्कर में क्या क्या नहीं किया, और लास्ट में जब ये भागकर शादी करता है ना, तो इसका गवर्नमेंट जॉब भी चला जाता है ना, गवर्नमेंट जॉब भी चला जाता है। देखो, सबसे पहले जॉर्डन को पता लगा कि गवर्नमेंट जॉब कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना। जब उसको फील हुआ कि गवर्नमेंट जॉब लेना ही है, तो लॉ का पढ़ाई किया, जैसे कि वो लॉ, है ना, लॉ का, है ना, फिर एडमिनिस्ट्रेशन का पढ़ाई किया, एडमिनिस्ट्रेशन का पढ़ाई किया, है ना। इसका पढ़ाई करने के बाद वो इस नतीजे पर पहुंचा कि उसको, उसका नॉलेज को देख करके एक मैन था जो कि एलिजाबेथ का कोर्ट में, है ना, एलिजाबेथ का कोर्ट में काम किया करता था। उसका नाम था क्या? थॉमस इगर्टन, थॉमस इगर्टन। एलिजाबेथ का कोर्ट में काम किया करता था, उसका नाम था थॉमस इगर्टन। समझना, थॉमस इगर्टन का सेक्रेटरी के तौर पर, सेक्रेटरी के तौर पर यह काम किया। कौन काम किया? जॉन डन। सेक्रेटरी के तौर पर, सोचो, सेक्रेटरी के तौर पर काम किया, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स बन गया, ये गवर्नमेंट जॉब इसको मिल गया। जॉन डन को क्या मिल गया? जॉन डन क्या मिला? गवर्नमेंट जॉब इसको मिल गया। अब आता है यहीं से मजेदार पॉइंट, है ना, बहुत ही बेहतरीन पैसा कमाने लगा, पीक पर पहुंच गया, गवर्नमेंट जॉब में भी पीक पर पहुंच गया, पीक पर। लेकिन पीक पर आने के बाद बोला जाता है ना कि जो आदमी संभाल नहीं पाता और कुछ ऐसे हालात, ऐसे फेट, भाग्य, है ना, डेस्टिनी आपको इस जगह पर लेकर जाएगा ना कि आपका डाउनफॉल होना स्वाभाविक है, जिसको बोलते हैं हेमरसिया। तो जॉन डन का जो हेमरसिया था क्या था, अब समझना। देखो, इंपॉर्टेंट चीज है जो अक्सर लोग नहीं पढ़ते, कैसे ये, क्यों इतने कॉन्सेप्ट्स यूज किया करते हैं, क्यों ये पहले रोमांटिक लिखता था। लोग बोलते हैं कि हमेशा स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स लीड करने का प्रोसेस बताता है। कैनोनाइजेशन, द पोएम रिटन बाय जॉन डन टॉकिंग अबाउट द सेम थिंग। इसमें यही बताया गया है कि किस तरीके से एक आदमी जो है अपना
फिजिकल लव को किस तरीके से, मेटलिस्टिक लव को किस तरीके से स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स लेकर जाएगा, ये सब सारे चीजों को डिस्कस यहाँ पर ये करता है। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पहले रोमांटिक लिखता था, कि ये पहले इरोटिका से डील करता था, ये पहले सिर्फ और सिर्फ बॉडली प्लीजर से डील करता था, बाद में स्पिरिचुअलिटी के टुवर्ड्स ये लीड करता है। धर्म भी चेंज करता है, धर्म भी चेंज करता है, पहले रोमन कैथोलिक था, बाद में एंग्लिकन हो गया, तो धर्म भी चेंज करता है। समझ में आया? फोर्स, इसको ऐसा अंदर से प्रेशर आता है, वो प्रेशर उसको होली सोनेट में दिखता है। अब देखना एक इंपॉर्टेंट चीज, ये जो है एक नाम है एनी मूर। एनी मूर, एनी मूर कौन है बताओ? एनी मूर कौन है? एनी मूर जो है, जो थॉमस एगर्टन का भी बताया ना नाम, थॉमस एगर्टन, एगर्टन इसका क्या है? भतीजी है। थॉमस एगर्टन का जो बोलते हैं ना नीश भतीजी, तो इसी से शादी ये कर लेता है 1601 ईस्वी में, ये शादी कर लेता है एनी मूर से। कौन एनी मूर से शादी करता है? जॉन डन। जॉन डन पहले इसके लिए सोचा था कि जॉन डन पहले प्राइवेट रखता है इस चीज को, कि नहीं पहले मैं गवर्नमेंट ऑफिशियल बनूंगा, पहले मेरे पास एक सैलरी होना चाहिए, अच्छा अमाउंट होना चाहिए, मैं उस पीक पर पहुंचना चाहता हूं, तभी मैं शादी करूंगा, और उसके बाद जो सोसाइटी है मुझे इज्जत देंगे। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गवर्नमेंट जॉब, और आप लोग भी इसी चीज का प्रिपरेशन कर रहे हैं। लेकिन पोइट्री में आए हो तो अगर गवर्नमेंट जॉब से रिलेशन है एक राइटर का, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट राइटर, जो कि टीआरई 4 में ही पूछा गया है, जॉन डन, मेटाफिजिकल से पूछा जा रहा है, उसी के साथ साथ पैरेलल में चल रहे थे कैविलियर पोएट्स। कैविलियर पोएट्स अगले बार देखेंगे। देखो जॉन डन 1601 में इससे क्या नाम है, एनी मूर से शादी कर लेता है। जॉन डन जो है 1601 में एनी मूर से शादी कर लेता है भाग कर। तो जैसे ही ये इंफॉर्मेशन थॉमस एगर्टन के पास पहुंचता था, एगर्टन जो है इसको डिसमिस कर देता अपना पोस्ट से, सेक्रेटरी का पोस्ट जो ज्वाइन कर रखा था जॉन डन, उससे इसको क्या करता है? डिसमिस कर देता है, और उसी समय से ये जॉब को खो देता है। अब क्या होता है, लोग दोनों शादी कर लिया, इन लोग के बहुत सारे बच्चे हुए, बहुत बच्चे मरे भी, है ना, ओनली अ फ्यू सर्वाइव, बहुत सारे बच्चे मरे भी, गरीबी से ये गुजरा। पैसा जब चला गया हाथ से ना, तो पोवर्टी इसको इस तरीके से घेरा कि तुम कभी सोच नहीं सकते। पोवर्टी इस तरीके से घेरा, बोलते हैं ना कि जब सिचुएशन में, जब तुम्हारे जिंदगी में कुछ ऐसे पल आएंगे, है ना, मैंने ये बात किया कि जब मेरे बैड डेज चल रहे थे, ठीक है, जब मेरे गुड डेज चल रहे थे, तो आई नेवर कलेक्टेड इवन अ सिंगल अमाउंट, मैं बस जीता रह गया, जीता चला गया, जिस तरीके से सिचुएशन मिला। कार्पिडाइन फिलोसफी क्या कहता है कि सीज द डे, जिस तरीके से आप जिंदगी जी रहे बस मजा से जियो, हर एक चीज उड़ाओ। लेकिन ये क्या कहता है कि जब आपका अच्छा पल चल रहा होता है, स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो में बोलता है कि जब आपका अच्छा पल चल रहा होता है, तो थोड़ा सा ही उसमें से वो पल निकाल कर कुछ सेव करे, उस पल के बारे में सोचने के लिए वो पल को लगाए। कहने का मतलब जब आपका अच्छा दिन चल रहा है तो कुछ कुछ पैसा बचाएं, ताकि बुरा दिन में काम आए। ये जो चीज है ना, लोग जो बोलते हैं ये यहीं से लिया गया है, कुछ पैसा बचाएं, आगे काम आएगा। और जब बैड डे जाता है, जो लोग नहीं बचाते, जब बैड डे जाता है तो पूरा स्ट्रेंथ लगा देते हैं, किस चीज को, किस चीज के लिए अपना पूरा ताकत लगा देता है, उस चीज से फेस करने के लिए जो उसके घर में, उसके लाइफ में आया है। अब बोलता है ये क्या, पोवर्टी में इतना ज्यादा डूब गया ना कि इसके बच्चे भी बहुत मरने लगे, है ना। पोवर्टी से रिलेटेड एक वर्क है थॉमस हार्डी का, आपको पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। तो फिर क्या होता है समझना, अब ये गवर्नमेंट जॉब खो दिया, अब इसके पास कोई अमाउंट नहीं, लोग इसको, है ना, भला बुरा कहने लगे, इस तरीके से इसका जिंदगी जो है खत्म होता है। अब आता है इंपॉर्टेंट चीज कि कैसे ये मेटाफिजिकल, ये तो लव स्टोरी हो गया, दिस इज द लव स्टोरी ऑफ जॉन डन एंड एनी मूर। तो एक और वर्ड बोलूंगा, यहाँ पर नोट करना, है ना। जॉन डन जब ये जॉब खो देता है तो पता लगता है कि इसका जो थॉमस एगर्टन है, जिसकी ये भतीजी है, थॉमस एगर्टन के बारे में बोलता है कि थॉमस एगर्टन तुम्हारा ही परिवार का है, ठीक है, धोखा तुम नहीं दिया, तुम लोगों ने ही मुझे हटा दिया। समझ में आ रहा है? इस टाइप का कोई कोटेशन है। बोलता है जॉन डन, है ना, फिर बोलता है एनी डन, है ना, अनडन। जॉन डन, एनी डन, अनडन, ठीक है। हम लोग का प्यार ऐसे ही रह गया। ये एक लाइन था, मजाक लाइन भी बोल सकते हैं, या फिर थोड़ा क्रिटिसाइज किया उस टाइम पर जॉन डन एनी मूर को। क्लियर है? एक और चीज समझना, अगर बात आता है कॉन्सीट का, किस तरीके से कॉन्सीट यूज करते हैं। कॉन्सीट होता क्या है? कॉन्सीट जो एक्सटेंडेड मेटाफर्स इसको बोलते हैं, एक्सटेंडेड मेटाफर्स बोलते हैं, मेटाफर का बाप। एक होता है क्या, बढ़ा चढ़ा कर बोलना, एक होता है बहुत दूर दूर से बढ़ा चढ़ा कर बोलना है, क्या कहलाता है? कॉन्सीट कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये कंपास का यूज करता है,
कंपास। एक लाइन है, दे बी टू दे आर टू सो एज अ स्टिप टू विन कंपास आर टू। जब एक पैर को कंपास का एग्जांपल लेकर बताता है कि किस तरीके से कौन सी, देखो ये है, ये कंपास हो गया, ठीक है, यहाँ पर माथा हो गया कंपास का, ये पैर हो गया, ये यहाँ पे जॉर्डन है, ये एनिडन है। बोलता है जॉर्डन क्या, जब ये कंपास यहाँ से ये मूव कर रहा है, मतलब ये जो वैसे रोटेट कर रहा है, क्या ये रोटेट नहीं कर रहा है, ये भी रोटेट करते हैं, ये भी तो रोटेट कर रहा है ना, समझना। जब ये रोटेट करा रहे हैं, जब ऐसे रोटेट कर रहे हैं, व्हेन वी आर रोटेटिंग कंपास, ऐसे रोटेट कर रहे हैं, तो आपको दिखेगा क्या, सिर्फ ये रोटेट कर रहा है, ये नहीं दिखेगा, लेकिन क्या वास्तविक में ये होता है, नहीं, ये भी तो रोटेट करता है। कहने का मतलब जब आपका माथा एक जगह से कनेक्टेड हो, ये कहीं भी दुनिया में घूमे कनेक्टेड, तो आप ही सही रहेगा। ये जो प्यार का फिलॉसफी है, ये लव का फिलॉसफी है गिवन बाय जॉर्डन इन द वर्क ऑन, किसमें याद है, वैलेडिक्शन फॉरवर्डिंग मॉर्निंग, पेयर ऑफ कंपास के एग्जांपल लेता है। ऐसे ही बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट चीज है जो आपको इसमें पढ़ना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। कॉन्सेप्ट, और अगर बोला जाए कि बहुत अलग, कहने का मतलब डिफरेंट वर्ल्ड से, डिफरेंट है ना, वर्ल्ड से कैसे समझना, ये कंपास कहाँ का, अलग साइंस लेकर आ रहा है, अलग साइंस लेकर आ रहा है। इसको किससे कंपेयर किया आप, एक प्यार, मतलब एक कपल से कंपेयर किया है ना। तो कपल को कंपेयर करना, किससे कंपेयर करना, कंपास से। ये क्या कहलाता है, कॉन्सेप्ट कहला रहा है। आपको लाइन भी याद करना पड़ेगा, दे बी टू दे आर टू सो एज अ स्टिप टू विन कंपास आर टू, मेक नो सो टू मूव इफ डज इफ द अदर डू, अगर एक करता है तो दूसरा भी मूव करता है। समझ में आया। अब देखो ये अगर फिलोसफी लाता है तो साइंस लेकर आता है ना, साइंस देखो कहां से, साइंस लेकर आता है, कहां से समझना, एस्ट्रोनॉमी से लेकर आता है, फिलोसफी है इसके पास, फिलोसफी है ना, फिर इसके पास लिटरेचर से एग्जांपल हो गया, है ना। मतलब कहने का मतलब ये अलग अलग जगह से बहुत सारे एग्जांपल्स को उठाकर लाता है और एक साथ पोइट्री में मिक्स करके, एक साथ पोइट्री में एक अलग ही थीम देता है, नया थीम देता है। इसको क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कॉन्सेप्ट। क्लियर है, इसी को क्या कहते हैं, कॉन्सेप्ट कहते हैं। अब आओ एक लास्ट बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एन एग्जामिनेशन, इफ यू आर लिटरेचर स्टूडेंट। समझना, देखो ये तो हो गया हम लोग का। अगर बोला जाए इसको क्रिटिसाइज करने वाला, देखो क्योंकि ये स्टाइल पहले के जितने भी लोग लिखते थे, पहले के लोग जो राइटर्स थे वो लिखते थे एक ट्रेडिशनल स्टाइल में, एक लय फॉलो होना चाहिए, एक रिदम फॉलो होना चाहिए, एक मीटर फॉलो होना चाहिए। लेकिन जॉर्डन जब आए, इसको बोला जाता है कि ये मॉडर्निज्म को स्टार्ट किया, मॉडर्न एज आने से पहले ही ये मॉडर्निज्म को ला चुका था विद द हेल्प ऑफ क्या, कॉन्सेप्ट। कहने का मतलब इरेगुलर स्टाइल में लिखना, ठीक है, कहने का मतलब इरेगुलर स्टाइल में लिखना, इरेगुलर लिखना, है ना। पैटर्न जो है, पैटर्न कोई जरूरी नहीं है कि फॉलो होगा ही, तो नए नए तरीका अपनाया, ये अलग अलग कॉन्सेप्ट को लाया, एक साथ मिक्स किया, है ना। साइंस को ला रहा है, कभी फिलोसफी को ला रहा है, कभी मैथ्स को ला रहा है, कभी कैलकुलेशन को ला रहा है, कभी एस्ट्रोनॉमी को ला रहा है। अलग अलग चीज को एक साथ लाकर मिक्स करना ही कॉन्सेप्ट कहलाता है, कोई दिक्कत। इसी चीज को, इसी इरेगुलर स्टाइल को डॉक्टर सैमुअल जॉनसन, ये याद रखना पूछेगा, सैमुअल जॉनसन, है ना, सैमुअल जॉनसन जो है इसको क्रिटिसाइज करता है, क्या बोलता है, रगिंग, बेकार तो है लेकिन ये इंटेलेक्चुअल, रैगिंग बेकार तो है देखने में, लेकिन येट इंटेलेक्चुअल, फुल ऑफ विटी डायलॉग्स, अच्छे चीज होते हैं। समझ में आया तक, कोई दिक्कत। अब एक लास्ट चीज जाते जाते He's the man that affects the metaphysics told by John Dryden बोलता है कि ये मैन है जो इफेक्ट करता है मेटाफिजिक्स को। समझ में आया यहां तक, कोई दिक्कत। अब आओ, पहले जो ये लिखता था, इरोटिका लिखता था, इरोटिका मतलब डीलिंग विद सेक्स एंड मेनी अदर एलिमेंट्स, जो कि लिटरेचर का पार्ट है, रियल लाइफ से रिलेटेड, है ना। ऐसे ऐसे चीजों को ये लिखता था जो कि लोग पसंद, मतलब पढ़ते थे छुप छुप कर, लेकिन लोगों के सामने नहीं पढ़ा करते थे। इरोटिका डीलिंग विद सेक्स और सम एक्सप्लिसिट मटेरियल, एक्सप्लिसिट कंटेंट विच इज नॉट, जो कि लोग आमने सामने नहीं पढ़ सकते हैं, उसको उसी से डील करता था इरोटिका। पहले इरोटिका लिखता था, धीरे धीरे फिर स्पिरिचुअल आया, क्योंकि धर्म परिवर्तन ये किया, स्पिरिचुअलिटी आया, ठीक है। तो पहले क्या था, अगर लोग पूछा जाएगा कि पहले इरोटिका था, मतलब पहले रोमांस का बात किया करता था हर एक पोएट्री में, बाद में ये किस में पहुंचा,
रोमांस से स्पिरिचुअलिटी के टुवार्ड्स आया, तो कैसे पूछेगा कि हाउ, कैसे रोमांस से स्पिरिचुअलिटी के टुवार्ड्स गया, तो आपको बताना पड़ेगा कि इसका जो जितने भी लफ्ज, जैसे ऑन हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, ऑन हिज मिस्ट्रेस गोइंग टू बेड, फ्ली, टॉकिंग अबाउट हाउ फिजिकल लव इज इंपॉर्टेंट एंड देन इट लीड्स टू स्पिरिचुअलिटी। आपको फिर पढ़ना पड़ेगा द सनराइजिंग। ये सब जितने भी पहले के जो पोएम थे ना, वो सब के सारे बिटी थे, बिटी डायलॉग्स थे उसमें। और क्या थे, बुद्धिमत्ता से किस तरीके से जॉन डन जो है रोमांस को आगे बढ़ाया था। बाद में फिर जितने भी पोएट्री आने लगे, जैसे मुझे लेट मी लव, है ना, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग लेट मी लव, भगवान के लिए मुझे प्यार करना, तो मेरे प्यार करने से किसी को कोई तकलीफ नहीं होती है, कैनोनाइजेशन, आपको ये सब सारे पोएट्रीज पढ़ने पड़ेंगे। क्लियर है? आज के लिए इतना ही।